दोस्तों नमस्कार, राम राम सभी को। आप सभी का हमारे आइडियल शिक्षक के इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया तंदुरुस्त में मस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि इस समय पुलिस की वैकेंसी की एग्ज़ाम को डेट के लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था कि एग्ज़ाम कब 18 फरवरी को एग्ज़ाम लिया जाएगा कि एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हो जाएगी। तो बच्चों, अब एग्ज़ाम की डेट आपकी फ़िक्स हो गई है। अब 18 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उस एग्ज़ाम की डेट को ध्यान रखते हुए सभी लोग अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाइएगा और बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा, अच्छे से सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करिएगा। तो बच्चों, मैं बता दूं, ये जो हमारा चैनल यूट्यूब चैनल है आइडियल शिक्षा के नाम से, ये स्पेशल मैथ सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। जितने भी इंडिया में वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं तो उन सब की यहाँ पर बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तो आप यहाँ सीख सकते हैं मैथ को बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो पुलिस का एग्ज़ाम है उसके लिए मैं अभी आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगा जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो देखिए, स्पेशल पुलिस के लिए देखिए, तो आज का हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन ये है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपया और 3 वर्षों में 1680 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करिए, ब्याज की दर निकालिए। तो देखिए भाई, दिया क्या, पहले यहाँ ध्यान देते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। ये 1600 रुपये कितने वर्ष में, आप कहेंगे 2 वर्ष में। फिर 3 वर्ष में कितना दे रखा, 1680 रुपये। यह है क्या, इतना रुपया हो गया मतलब अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है ये। तो भैया ये अमाउंट दे रखा था कब का, 2 साल का अमाउंट दे रखा था कितना, 1600 रुपये। और अमाउंट दे रखा था 3 साल का आपका 1680 रुपये। अमाउंट 3 साल का कितना, 1680 रुपये। पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 1 साल का अंतर हो, कभी भी 1 साल का अंतर दिख जाए आपको, अमाउंट से प्रिंसिपल से अमाउंट हो या अमाउंट हो, तो देखो कितना परसेंट की इंक्रीज हुआ यहाँ पर। जितना परसेंट बढ़ा वही आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी। तो देखते हैं भाई, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। 16 से कटेगा, हाँ बिल्कुल, 16 एकम 16, 16 एकम 16 नहीं जा रहा, 16 पंजे 80। आप कहें कितना बढ़ा, आप कहेंगे 5% बढ़ गया है। तो यही चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, कितनी, 5%। तो हमारा इसका आंसर सी आंसर करेक्ट है, एकदम इजी था। तो हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मतलब अमाउंट जानना चाहता है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट निकलता है आपका मूलधन और प्लस उस पर मिलने वाला ब्याज। तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं भाई। अच्छा, ब्याज लेना कैसे, इसमें बोला 1 वर्ष का ब्याज चाहिए अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से। अच्छा, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज चाहिए तो दर जो है आपकी, जो वार्षिक दर दे रखी है कितनी, 4%। ये 4% जो दर दे रखी है तो दर हो जाएगी कितनी, 4% का आधा। क्योंकि 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक, तो दर के 2 टुकड़े हो जाएंगे तो की दर बन जाएगी आपकी 2%। कितनी बन जाएगी, 2%। तो जो आपका प्रिंसिपल था 25,000 रुपये, इस पर 2% का ब्याज मिलेगा पहले साल में, पहले साल के पहले 6 महीने के दौरान। तो 6 महीने, पहले 6 महीने के दौरान 25,000 रुपये जो था, इसका अगर हम 2% निकालने लग जाएं तो कितना आएगा, 25 दूना 50, 500 रुपये। तो 500 रुपया पहले 6 महीने में। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का एक रूल ये है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। जो आपको पीछे ब्याज मिल चुका है इस पर भी ब्याज मिलेगा आपको। तो इस 500 रुपये पर दोबारा ब्याज चलेगा कितना, 2% की दर से। अब दूसरे 6 महीने में इस पर भी ब्याज मिलेगा और प्लस जो आपका प्रिंसिपल था उस पर भी ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल तो 25,000, उसका 5% के 2% कितना बनेगा, 500 रुपये। और जो पीछे ब्याज मिला था उस पर भी 2% और ब्याज मिलेगा। तो हमारा कुल मिला के ब्याज कितना हो जाएगा, इसका भी 2%, 10 रुपये। तो कितना हो गया, 500, 1000 प्लस 10, 1010 रुपये। ये क्या आ गया, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। लेकिन पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, पूछा कितना पैसा हो जाएगा, अमाउंट जानना चाहता है। अमाउंट कैसे निकलता है, जो भी आपका पैसा था प्रिंसिपल 25,000 रुपये वो, और प्लस इसमें जो ब्याज मिला 1010 रुपये,
इसको ऐड कर देंगे तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 26,010 रुपये। ये हमारा अमाउंट हो गया, इतना पैसा हो जाएगा कब, 1 साल के बाद। तो हमारा इसका बी आंसर करेक्ट आंसर है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। देखिए, ए ने 75,000 रुपये के निवेश से एक कारोबार स्टार्ट किया। बी कुछ समय के बाद 37,500 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। भाई ए ने कितना पैसा लगाया, 75,000 रुपये, बी ने कितना लगाया, 37,500 रुपये। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में उनको लाभ प्राप्त हुआ है, तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। पूछा गया था बी कब आया था, कितने महीने बाद आया था। तो देखो ये जो सवाल है आपका पार्टनरशिप का है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कभी लाभ को पूंजी और समय के गुणनफल में बांटा जाता है, ध्यान देना भाई, जब भी कभी आपको लाभ को बांटना हो तो लाभ हमेशा पूंजी और समय के गुणज में हमेशा बांट देंगे। लाभ को हमेशा पूंजी और समय के गुणज में बांटेंगे। यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसी से आपके सवाल इजीली से हो जाएंगे। देखो तो पैसा कितना दे रखा है आपका, पूंजी कितनी दे रखी, 75,000 रुपये लगाया ए ने, तो ए का पैसा हमने लिख लिया कितना, 75,000 रुपये। अच्छा बी ने कितना पैसा लगाया, आप कहेंगे बी ने पैसा लगाया 37,500 रुपये। कितना, 37,500 रुपया, 37,500 रुपये। अब हम टाइम की बात करते हैं। मतलब बी कुछ समय के बाद आया, क्योंकि बी का टाइम मालूम नहीं था, तो मान लिया टी टाइम के लिए शामिल हुआ था। शामिल हुआ वो वाला टाइम लिखा है। अच्छा ए का टाइम बताया गया नहीं, बोला वर्ष के अंत में, मतलब पूरा बिजनेस था 1 साल चला था, ए ने शुरुआत किया था, तो फिर इसका पूरा वर्ष मतलब 12 महीने पैसा लगा रहा होगा। अच्छा इनके जो लाभ है कितना ने रखा, 3:1। हमको मालूम है लाभ कैसे बांटते हैं, पूंजी और समय के गुणज में। पूंजी और समय का गुणज, पूंजी और समय का गुणज, यही हमारा लाभ का अनुपात बनेगा कितना, 3:1। काट पीट कर दें भाई इसमें। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 375 का 2 गुना है, 2 बार काट दिया, 300 और काट दो 4 बार, 4 गुणे 2 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो टाइम कितना आ गया, 8। इसका मतलब ये हुआ कि बी ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया था, लेकिन हमसे पूछा ये नहीं गया, पूछा गया कितने महीने के बाद शामिल हुआ। ये बताओ 12 महीने पूरा बिजनेस चला था, 8 महीने के लिए पैसा लगा था, तो कितना लेट आया, 4 महीने बाद। कैसे निकाला आपने, 12 महीने से माइनस कर दिया, 12 - 8, तो भाई 4 माह के लिए इसका पैसा लगा रहा, किसका, बी का पैसा, सॉरी बी 4 महीने बाद आया था, तो इसका ए आंसर करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए। कहने का मतलब ये था कि 68 अंक दर्ज किए जाने चाहिए थे, लेकिन उसने कितने दर्ज कर लिए, 88 दर्ज कर लिए। इस कारण कक्षा का औसत 0.5 से बढ़ गया। कक्षा में छात्रों की संख्या, भैया औसत का एक रूल यह है कि औसत अगर बढ़ेगा तो सभी जगह बराबर बराबर बढ़ेगा, घटेगा तो सभी जगह बराबर बराबर घटेगा। तो औसत कितना बढ़ा, 0.5 बढ़ा। अच्छा ओवरऑल कितना बढ़ा, चेक करिए यहाँ पर, आप कहेंगे सर 20 बढ़ गया, 20 बढ़ा है, 0.5 कितनी जगह बढ़ा होगा, तो 0.5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता लग जाए कितनी जगह बढ़ा। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 5 से काटिए 40 बार, इसके मतलब 40 जगह बढ़ा। तो यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी है, 40 है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि सी अकेले कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम एफिशिएंसी पहले लिखते हैं। अच्छा टाइम एंड वर्क का रूल ये है एक कि जब भी कभी आपको वर्क निकालना पड़े तो भैया टाइम और एफिशिएंसी की क्षमता से इसका गुणा कर दीजिएगा, टाइम और इसकी क्षमता से गुणा कर दीजिएगा। तो पहले हम एफिशिएंसी निकालें, क्षमता निकालें ए बी सी की। ए यहाँ लिख दिया हमने बी और यहाँ लिख दिया हमने सी।
ए जो था बी से 2 गुना और बी है सी से 3 गुना। तो एक काम करो, हम सी की एफिशिएंसी मान लेते हैं। सी की एफिशिएंसी कितनी? 1। इससे 3 गुना कौन? बी। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई? 3। और इस बी से 2 गुना कौन है? ए। तो इसकी क्षमता 3 का 2 गुना बना 6। ये सबकी इनकी काम करने की एफिशिएंसी आ चुकी है, काम करने की क्षमताएं आ चुकी हैं किसकी? ए बी सी की। अच्छा, किसका टाइम दिया गया था? सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की क्षमता दी गई, सी की क्षमता और सी के टाइम से गुणा कर दो तो हमें पूरा वर्क मिल जाएगा। तो बताओ कितना वर्क मिलेगा टोटल? जो टोटल वर्क मिलेगा कितना? भाई टाइम कितना रखा? 30 दिन। और किसने किया था इसको? सी ने। सी की क्षमता कितनी है? 1। तो टोटल वर्क है 30 काम करवाना है। किससे करवाना है? उसने बोला कितने दिनों में पूरा काम कर सकते हैं एक साथ मिलकर, सभी एक साथ, मतलब ए बी सी सब मिलकर। तो 6 3 9 और 2, 6 और 3 9 और 1 10, 10 से डिवाइड करिएगा, कितना हुआ? 3 दिनों में। तो पूरा काम 3 दिन में समाप्त हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए आंसर करेक्ट है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। दूरी कितना तय करेगा? 250 की स्पीड से 4 घंटे में दूरी। तो 250 गुणे 4 कितना? 1000 उसने दूरी तय कर ली, 1000 किलोमीटर। आगे 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में उसकी गति क्या होनी चाहिए? कि चाल पूछी गई। भाई चाल कैसे निकलती है? कभी भी आपको स्पीड निकालनी, चाल बराबर होता दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया दूरी कैसे निकालेंगे? हमको मालूम है 1 घंटे में इसकी कितनी गई? 250 किलोमीटर प्रति घंटा हवाई जहाज जाता है और 4 घंटे तक चला था। तो बताओ दूरी कैसे निकलेगी? 250 ये चाल और 4 घंटे में कितना चला है? दूरी चली गई, दूरी आ गई इसके द्वारा। पूछा गया कि इसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करना है, तब इसकी चाल पूछी गई। तो डिवाइड कर दो समय से। 1 घंटा 40 मिनट मतलब, और इसको मिनट में बनाओ, 1 घंटे में 60 मिनट और 40 मिनट और 60 40 कितना हो गया? आप कहेंगे 60 40 हुआ 100 मिनट। तो डिवाइड कर दो 100 मिनट। अब यहाँ पर चाल दी गई किलोमीटर प्रति घंटा में, इस 100 मिनट को घंटे में बनाओ, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से कर दिया हमने डिवाइड। तो 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट, फिर 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट, ये 6 ऊपर जाएगा, 25 का 150, 150 गुणे 4 कितना आएगा? 600। 600 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई इसकी चाल। तो इसका आंसर कौन सा? सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है एक बस किसी भी स्थान, लिखा है यहाँ पर स्थान लिखा, करेक्शन कर लीजिए भैया, किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। यहाँ पर मतलब समझिए 1 घंटे में 45 किलोमीटर, इसके मतलब ये चाल बताई गई है 1 घंटे में 45 किलोमीटर, इसके मतलब जो चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तय कर पाती है। और यदि वह कुछ स्थानों पर, यहाँ भी स्थान लिखा है, कुछ स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर, यहाँ पर चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकेगी? तो भैया ये जो क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का जो सवाल आएगा, कभी भी आएगा कि 1 घंटे में कितनी रुकेगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला दे देते हैं आपको हम। तो कैसे लिखो भाई, एक फार्मूला हम दे देते हैं। देखिए 1 घंटे में कितने रुकी, यहाँ आप लिखो चालों में अंतर, चालों में अंतर बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल, बिना रुके चाल। और जो यहाँ पर जो समय आएगा, जो भी आपका समय आएगा, घंटे में समय आएगा, इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया मिनट कितने मिनट रुकती है, और आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर मिनट ही पूछा जाएगा। तो देखिएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले कि गाड़ी लगातार चल रही है, कहीं रुक रुक के चल रही है, तो इसमें पूछेगा 1 घंटे में कितना मिनट रुकी है, 2 घंटे, कोई भी पूछ सकता है। तो देखो भाई यहाँ पर चालों में अंतर कितना है। पहली जो हमारी चाल थी कितनी, आप कहेंगे भैया जो चाल थी आपकी यहाँ पर
45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल थी 36 किलोमीटर। 45 और 36 में कितना अंतर है? आप कहेंगे 9 किलोमीटर का अंतर है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, बिना रुके चाल कौन सी थी? ये लिखा किसी भी स्थान पर ना रुके, तब चाल थी 45, तो बटे में आएगा कितना? 45। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करो भाई, 9 से काटो 5 बार और 5 से डिवाइड कर दो 12 बार, तो कुल मिला के 1 घंटे में कितने रुकती है? 12 मिनट रुक जाती है 1 घंटे में। बस इसको याद कर लिएगा, इससे बहुत सारे सवाल आपको इस टाइप के बनेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 5:6 तथा इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 6750 वर्ग सेंटीमीटर। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। हमें पता है आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? एरिया होता है। ठीक, लंबाई और चौड़ाई का गुणा। ये अनुपात दे रखा है कितना? 5 और 6। किसका? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है कितना? 5:6। तो देखिएगा 5:6। जब भी कभी ऐसा हो क्वेश्चन कि अनुपात का गुणा करना पड़ जाए, आपको अनुपात का कभी भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, देखो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई अनुपात का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तुरंत उसके बीच में कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई वेरिएबल मान लीजिएगा। हम यहाँ पर कुछ नहीं तो x मान लेते हैं। ये वेरिएबल हमने मान लिया x, इसको मान लिया कितना? 6x। मल्टीप्लाई करिएगा। कभी भी अनुपात में ऐसा गुणा करने को मिले तो तुरंत अनुपात करें। अनुपात का गुणा, अनुपात में x मान लें आप। एरिया कितना रखा? 6750। 6750 करिए सॉल्व में। x गुणे x स्क्वायर, ये 6750 और डिवाइड करिए कितना? 5 गुणे 6 30। 30 इसके नीचे आएगा, 0 0 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो कितना आएगा? x स्क्वायर बराबर 225। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आप पाएंगे 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या? यह क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। आयत की लंबाई कितनी थी? आप कहेंगे 5x लंबाई थी, यहाँ वैल्यू रख दो जाके, तो लंबाई कितनी आ गई? 5 और x की वैल्यू हम निकाल के बैठे 15, ये लंबाई। और इसका क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल दे रखा था 6750। 6750 इनके बीच रेशियो बताना है आपको। काटो 15 से, 15 से कुछ 60, 15 पंजे 75, 0 500 और काट दो 90 बार, तो 1:90। किस चीज़ का अनुपात आया? लंबाई और इसका क्षेत्रफल का अनुपात आया है। लंबाई और एरिया का रेशियो कितना है? 1:90। तो हमारा इसका कौन सा? डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। डी आंसर करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बच्चों हमारा आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करें। देखो भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या? आप कहेंगे 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये क्या 11 से विभाजित होती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं विभाजित होती है। भाई नहीं होती विभाजित। 4 अंकों की दूसरी संख्या छोटी संख्या 13 से विभाजित, क्या 13 से विभाजित? तो 13 से नहीं विभाजित होती है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा। 7 गुणे 11 गुणे 13। कभी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ सिखाएंगे आपको। 7 गुणे 11 गुणे 13 सभी कैसे हैं? प्राइम नंबर है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कभी भी इन प्राइम नंबर का गुणा करो तो हमेशा जो गुणा बनेगा आपका कितना? 1001। इस डाटा को याद रखिएगा आप, इस डाटा को आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी ऐसे बोल दिया जाए कि 7 11 13 का लासा बताओ, तब भी यही बनेगा। 7 11 13 का गुणज बताओ, तब भी यही बनेगा, ठीक है। अब ये बताइए, इन नंबर का गुणा करके नंबर बना हुआ है, इसके मतलब ये नंबर 11 से भी विभाजित है, यही नंबर 13 से भी विभाजित है, यही नंबर 7 से भी विभाजित है। 1000 के क्या नज़दीक है? 1000 के नज़दीक, हाँ भाई बिल्कुल नज़दीक है, एक ही तो बड़ा है। तो यही सबसे छोटी संख्या है जो 11 से विभाजित होगी, यही सबसे छोटी संख्या है
13 से विभाजित होगी 4 अंकों की। यही सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है जो 13 से विभाजित होगी, सॉरी 7 से, 11 से, 13 से। तो इस नंबर को किससे डिवाइड करना था? 11 से। जब इसको हम 11 से विभाजित करेंगे 1001 तो पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। 13 से विभाजित किया गया तब भी जाएगा पूरा पूरा, यही वो नंबर है। बोला इसके अंकों का योग, इसके अंक अगर जोड़ेंगे तो अंक कितने बनेंगे? 2। इसके अंकों को जोड़ेंगे कितना बनेगा? 2। पूछा गया इनके अंकों का क्या चाहिए? गुणा चाहिए, और गुणा कर दीजिए, कितना करना है? 2 × 2 कितना आएगा? 4। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया, इसका आंसर सी आंसर करेक्ट होगा। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। बच्चों आप जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती? 100। बताओ 13 से विभाजित है, आप कहेंगे नहीं सर विभाजित नहीं है, तो 100 से नीचे तो मान नहीं सकते, 100 से ऊपर ही चलना पड़ेगा, नीचे आएंगे 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो 13 से विभाजित होने वाली 100 के ऊपर नंबर कौन सा? 13 × 8 = 104। इसके मतलब जो नंबर ये नहीं होगा, कितना होगा? 104, जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 16 से विभाजित कर दिया जाए। करो भैया 16 से विभाजित, 16 × 6 = 96, कितना बचा? आप कहेंगे बचा 8। तो शेष फल ज्ञात करें, शेष फल कितना आएगा? 8। उम्मीद करता है आपको समझ आया होगा। ये रहा भाई। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारा आज का अगला क्वेश्चन ये है 6561 का वर्गमूल ज्ञात करके इसी संख्या को उसी के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात करिए। क्या मतलब इसका? कितना नंबर है? 6561 का वर्गमूल ज्ञात करके, करो वर्गमूल ज्ञात, ये लो और इसका वर्गमूल निकालो पहले। ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसके वर्ग में 1 आता हो। हाँ भाई 1 के वर्ग में 1 आता है, ठीक। वर्गमूल मतलब यहाँ करने में कुछ नहीं तो 2 मानते हैं, कितना? 2 मानते हैं, इधर से 2 नंबर उड़ा दिए इस 2 के कारण। 3 होगा तो 3 उड़ाएंगे, ठीक। अब कितना बचा? 65। कोई ऐसा नंबर सोचो, कोई 2 नंबर ऐसे सोचो जिनका वर्ग करें उनके बीच में ये नंबर आता हो। तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के बीच में ही 65 आता है। किसके नज़दीक है? आप कहेंगे 8 के नज़दीक है, 8 के स्क्वायर के नज़दीक, इसका मतलब यहाँ लिख दिया 8। तो इसका वर्गमूल निकल आया। कितना वर्गमूल आया? आप कहेंगे 81। वर्गमूल ज्ञात कर लिया। आगे बोला गया इस संख्या को उसी के वर्गमूल से विभाजित किया जाए। इसी के वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल चाहिए। इसका वर्गमूल 81 का वर्गमूल बनेगा कितना? 9। विभाजित किया जाए तो कितना परिणाम आएगा? 9 से डिवाइड करो 9 बार, तो इसका आंसर कितना बनेगा? बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। 9 इसका आंसर बनेगा, बी आंसर करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। देखिए किसी वृत्त के व्यास, यहाँ पर व्यास लिखा है, किसी वृत्त के व्यास, किसी वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? देखिए वृत्त, ये हमने वृत्त बना लिया, इसकी मान लो त्रिज्या कितनी हमने? r, ठीक है, त्रिज्या r मान ली। अच्छा व्यास दुगुना तो त्रिज्या भी दुगनी, हाँ ठीक है, ये लो हमने व्यास दुगुना कर दिया तो त्रिज्या भी दोगुनी, 2r की दोगुनी की, सॉरी r की दुगुनी 2r बन जाएगी, ठीक है, 2r त्रिज्या। तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? ये तो पूछा गया कितना बढ़ जाएगा। तो देखो भाई वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? πr²। क्या होता है बंधु? πr²। कितना होता है? πr²। भाई इसकी त्रिज्या r तो r², इसका कितना बनेगा? πr। r कितना है? 2r। 2r का स्क्वायर मतलब 4r²। तो यहाँ r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1 से कितना हो गया? 4। कितना गुना बढ़ गया? आप कहेंगे 4 गुना हो गया है। कितना गुना हुआ है? 4 गुना। तो इसका जो क्षेत्रफल था कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। देखिए बैंक एक्स के बैंक खाते में 86 रुपये 54 पैसे शेष हैं, ठीक है। 55 रुपये 31 पैसे जमा करने और मतलब इतना पैसा और जमा किया
और 84 रुपया 33 पैसे निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? कुछ नहीं भाई, इनको जोड़ दीजिएगा। इतना पैसा पहले था, इतना और जमा के जोड़ दीजिए, इसको घटा देना है। कितना बन जाएगा देखो, 86 रुपये 54 पैसे। कितना पैसा और जमा किया? आप कहेंगे 55 रुपये 31 पैसे और जमा कर दिया। 55 रुपये 31 पैसे और जमा कर दिया तो पैसा हो गया इतना। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 6 5 11 का 1, 8 5 13 और 1 14। इतना रुपए हो गया जमा करने के बाद। अब पैसा निकाला भी तो गया है। कितना पैसा उसने निकाल लिया है? निकाल लिया 84 रुपये 33 पैसे। निकाल लिया तो इसको माइनस कर दो, 84 रुपये 33 पैसे। घटा दो इसको, 5 - 3 2, 8 - 3 5, 11 में से 4 गया 7, यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 8 गया 5। 57 रुपये 52 पैसे हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारा आंसर ये आंसर करेक्ट है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाए, ठीक है, और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया है, ठीक है, फिर स्वयं से विभाजित किया जाए तो परिणाम ज्ञात करिए। अच्छा देखो, यहाँ पर किसी संख्या, एक संख्या से इसको गुणा किया गया, लास्ट में बोला उसी से विभाजित कर दिया जाए। किसी संख्या से गुणा करो, उसी से विभाजित कर दो, वो संख्या कैंसिल आउट। बिल्कुल ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया। उसके बाद क्या गया? 7, 11 और 13 से लघुत्तम से विभाजित करें। अभी हमने आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था, जो नंबर 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, वो कुल मिला के इस नंबर से भी कटेगा। अभी कॉन्सेप्ट का याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम का पार्ट है, इसको याद करना है आपको। तो डिवाइड कर दो भाई, कितना? 3003। 3003 को इनसे सबसे डिवाइड करना, मतलब इससे डिवाइड करना। कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे 3 बार। तो परिणाम क्या आएगा? रिजल्ट इसका 3 आएगा, जो हमारा सी आंसर करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 10x + 5 अनुपात में 42x + 5, ठीक है, कमा 5 और 8 के घन अनुपात हैं, तो x³ ज्ञात करो। देखिएगा ये नंबर दिया है 10x 10x + 5 डिवाइड बाई 42x + 8। जो इनका अनुपात है किसके बराबर है? इनका जो अनुपात है 5:8 के घन के अनुपात। क्या लिखा? घन के अनुपात। तो 5 का घन कितना बनेगा? 125। 5 घन 125 और 8 का घन कितना बनेगा? 512। तो बोला x³ की वैल्यू निकालो। देखो यहाँ इतने बड़े बड़े नंबर हैं, अगर इनका हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस टाइम से बचने के लिए आप क्या करो, ऑप्शन की मदद से इसको सॉल्व कर लो भाई। ये तो हमें निकालना क्या था? x³। ये सारी वैल्यू x³ की दी गई हैं। ये तो x³ के बराबर ये 1000, तो x कितना बन जाएगा? आप कहेंगे x बनेगा कितना? 10। x³ बराबर 1000, तो किसका घन, इसका घनमूल क्या बनेगा? 10। तो यहाँ 10 रख के देखो, यहाँ हमने 10 रखा, 10 × 10 100 + 5 105, 125 बनना चाहिए, इस नहीं बना भाई, इससे कम आया 105, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगर इसको माने हम x³ के बराबर, x³ बराबर कितना? 1331, तो x बराबर कितना बनेगा? आप कहेंगे 11। यहाँ पर हमने 11 रख के देखा, 11 × 10 110 + 5 115, अभी भी नहीं 125 आया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। इसके बराबर रख के देखो x³ बराबर 1728, इसका घन कितना होता है? 1728 का 12, यहाँ 12 रखे देखो, 12 × 10 120 + 5 125, हाँ बना। यहाँ भी चेक करके देख सकते हो, 12 × 12 2 × 2 4 8 4 12 का अंक चेक कर लिया, हाँ ठीक है बना। तो हमारा कौन सा इसका आंसर करेक्ट है? सी आंसर करेक्ट है। अगर हमने ऐसे करने का प्रयास किया तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव बन जाएगा, जो हमारा समय भी बचाएगा। अगर ऑप्शन से करेंगे तो आंसर इसका सी करेक्ट होगा। आप ऐसे करिए इसको। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 40 का वर्ग का 40% का चौथाई। 40 का वर्ग मतलब 40 का 2 बार गुणा कर दो।
40 का वर्ग का 40% ये कर दिया, का चौथाई 1/4 का चौथाई 1/4 करो भाई, 2 0 यहाँ काट दिए, 4 से 4 4 चक्कू 16 160 कितना का 160। तो इसका रिजल्ट कितना बना 160। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बीएसआई में भी कई बार पूछा गया है। देखिए, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और लाभ 5 गुना हो जाता है तो लाभ ज्ञात करिए। ना तो यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य किसी का डाटा नहीं दिया गया है, हमें दोनों वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो देखो भाई क्या दे रखा, सीपी क्रय मूल्य दे रखा और विक्रय मूल्य हम दे नहीं रखा, हम मान लेते हैं। हमने मान लिया क्रय मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपये और विक्रय मूल्य मान लिया 22। बोला क्या कर दिया, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दें, इसको 3 गुना कर दें तो लाभ 3 गुना किया जाए। क्या बोला, विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। ठीक है भाई, पहले पुराना लाभ तो पता हो हमको, पुराना लाभ पहले निकालें तभी तो करेंगे अगला 5 गुना। तो पुराना लाभ कैसे निकालें, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाओ तो हमारा लाभ आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना, बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स क्या आ गया, लाभ, यहाँ लाभ आ गया है। अब बोला इसको 3 गुना कर दें, इसको 3 गुना कर दें, करो भाई, इसको जब 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 बाई, 3 गुना किया तो 3 बाई हो गया ये। तो अब लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य तो 3 बाई बन गया, अब लाभ कितना, इसमें से क्रय मूल्य को फिर से घटाओ तो लाभ हमें पता लग जाएगा। ये लो, ये लाभ हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ऐसा हुआ तो उसने बता दिया कि लाभ कितना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। 3 गुना किया, ये तो 5 गुना हो गया। इनमें कुछ रिलेशन बनाना है, ये तो पहले से 5 गुना है। हम कहते हैं इन दोनों को अगर बराबर करना चाहें तो हम इसको 5 गुना कर दें। सॉल्व कर सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू, करो सॉल्व। 5 गुणे बाई, 5 बाई माइनस 5x बराबर ये 3 बाई माइनस एक्स, एक्स एक तरफ कर लो, बाई एक तरफ, एक्स उधर जाएगा, 5x उधर जाएगा, प्लस का प्लस माइनस कितना बनेगा 4x, और बाई इधर आएगा 3 बाई 5 बाई में से घटाओ 2 बाई। तो x और बाई का जो रेशियो आ जाएगा कितना आएगा, x का रेशियो इधर वाला 2 और बाई का रेशियो इधर वाला कितना 4, यहाँ रेशियो आ गया 4। तो इनमें जो अनुपात बना 1:2, 1:2। पूछा क्या गया है, लाभ ज्ञात करो, परसेंटेज में निकालना है लाभ कि भैया कितना लाभ हुआ। मतलब 1 रुपये वाली वस्तु 2 रुपये में बेच रहे, जस्ट दुगनी है क्या, ये यूँ कहें 100 वाली वस्तु कितने में बेच रहे, 200 में। कितना परसेंट बढ़ गया, आप कहेंगे डायरेक्ट 100% बढ़ा। भाई 100 से डायरेक्ट हम परसेंटेज दे सकते हैं, इसलिए हमने इसको 100 बनाया है। 100 से जितना परसेंट बढ़ जाए वो अपने आप में लाभ होता है। तो कितना परसेंट बढ़ गया, आप कहेंगे 100%। 1 से 2 हो गया, हमने इसको परसेंटेज में अगर चेंज कर लिया तो हम 100 से डायरेक्ट परसेंटेज दे सकते हैं, तो 100% बढ़ा डायरेक्ट, तो 100% का लाभ हुआ। बी आंसर करेक्ट आंसर है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, एक्स 42,000 रुपये में से एक स्कूटर, यहाँ पर स्कूटर है, 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। ठीक है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये और खर्च करता है। ठीक है भाई, और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेच देता है। तो इसका लाभ पूछा गया है परसेंटेज में, हाँ परसेंटेज में ही दे रखा है। ये बताओ 42,000 का तो खरीदा था, 6,000 रुपये इसके मरम्मत पे खर्च हुए थे। तो बताओ स्कूटर कितने का बना, 42 और 6 48,000 रुपये का, कितने का 48,000 रुपये का स्कूटर बना। ठीक है ना, ये कॉस्ट प्राइस, इसको बेचा गया है। कैसे बेच दिया गया है, 54,000 रुपये का बेच दिया गया है। कितने का, 54,000 रुपये का, 54,000 का बेच दिया, लाभ पूछा गया। ठीक है, 48 से 54 कितना बढ़ा, आप कहेंगे 6, किस पर बढ़ा, 48 पर। परसेंटेज में चेंज करना, 100% से गुणा कर दो भैया, तो ये इसका क्या होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज मिलेगा यहाँ से। 6 8 48, 1/8, 8 से काटो 12.5%, 12.5% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। तो हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ आया होगा। तो हमारा अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए, 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु को 104 रुपये 50 पैसे में बेचा गया है। छूट पूछी गई कितनी है। तो देखो कितनी छूट बनेगी,
वस्तु थी 110 रुपये की, बेचा गया 104 रुपये 50 पैसे में। बताओ 110 वाले इतने में बेचने कितनी छूट दी गई? आप कहेंगे 5 रुपये 50 पैसे की छूट है। किस पर छूट है? 110 पर। परसेंटेज में चेंज करना, 100 से गुणा करो भाई, एक पॉइंट हटेगा, एक जीरो इधर से कैंसिल आउट। 55 से काटो 2 बार और 2 से काटो 5%, 5 बार जाएगा, तो हमें लाभ कितना होगा? 5%। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही।